हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नोटबुक आईएएस में। आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आइए हम लोग आज बीपीएससी के पिछले 10 वर्ष में जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं, प्रश्न पूछे गए हैं, उसका हम लोग चर्चा करेंगे। और हम आपको पॉलिटी का यानी संविधान में जो भी प्रश्न पूछे गए हैं पिछले 10 वर्षों में, उनका डिस्कशन साथ में हम लोग मिलकर करेंगे। और पहले हम लोग ये बात पहले कर लें कि किसी भी एग्ज़ाम की जब हम तैयारी करते हैं तो तैयारी करते समय हमको 3 फेज से होकर गुजरना पड़ता है, यानी 3 चरणों से होकर गुजरना पड़ता है। जब हम किसी कंपटीशन की, किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो वो कौन सा फेज है उसको हम लोग समझेंगे, उसकी इम्पोर्टेंसी क्या है उसको हम लोग समझेंगे। तो इसकी इम्पोर्टेंसी 3 फेजों की क्या है, तो जिसमें पहला फेज है आपका कि आपको उस कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, जिस कॉम्पिटिटिव एग्जाम का आप तैयारी कर रहे हैं, उसके सिलेबस को आपको, उसके पाठ्यक्रम की जानकारी आपके पास होनी चाहिए। पहला तो ये हो गया। दूसरा चरण ये हो गया कि सिलेबस की जानकारी आपके पास हो गई अच्छी खासी। सिलेबस की जानकारी होने के बाद आप उसका PYQ लगाइए या PYQ को देखिए। सामान्यतः 8 से 10 वर्ष, अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं कि 8 से 10 वर्ष का अगर आप PYQ देखते हैं तो आपको एक जो एग्जाम आपसे जो चीज चाहता है, जो परीक्षा में जो एग्जामिनर आपसे चाहता है, उसका ट्रेंड आपको पता चलेगा, उसके बारे में आपको जानकारी पता चलेगी। और तीसरा जो चरण है, इसके आधार पर आप प्रिपेयर होकर, तब तीसरा चरण है कि आप MCQ यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो है उस पर अपना पकड़ बनाइए, उस पर डिस्कशन कीजिए, उस पर विस्तृत। और MCQ में भी कैसे, तो MCQ में जो जैसे आप MCQ कर रहे हैं, क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो किसी भी संस्थान का या किसी भी प्रैक्टिस सेट को उठाते हैं आप, तो उसमें ये नहीं कि जो आप क्वेश्चन उठाए हैं और क्वेश्चन को डिस्कशन आप क्वेश्चन का कर रहे हैं तो उसमें केवल ऑप्शन देख लिए कि ये ऑप्शन सही है, उसको सही मार लिए, वैसा नहीं। आप जब भी डिस्कशन उसको MCQ को पूर्णतः कीजिए, तभी आपका पूर्णतः माना जाएगा जब आपके चारों ऑप्शन पे आपका पकड़ अच्छा हो, कि चारों ऑप्शन जो दिया गया हो उस चारों ऑप्शन पे आपका पकड़ कैसा है। इससे पहले हम लोग इसी क्रम में PYQ इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है किसी भी एग्जाम, किसी भी परीक्षा में, क्योंकि एक तो आपको ट्रेंड पता चलता है। तो सबसे पहला मैंने काम बताया कि आप पहले पाठ्यक्रम देखिए। किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो पहले पाठ्यक्रम देखिए, पाठ्यक्रम के बाद आप PYQ देखिए, PYQ के बाद अपने सिलेबस को तैयार कीजिए, कैसा ट्रेंड है, उसके बाद से आप MCQ लगाइए। ये आपका फुली जो है पूर्णतः आपका एक तैयारी का स्ट्रेंथ होता है। इसमें हम लोग आज डिस्कशन करेंगे PYQ जो पिछले 10 वर्षों में BPSC ने पूछा है, और खासकर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं पॉलिटी सेक्शन से, यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है उस सेक्शन से। उस सेक्शन में हम लोग जो पिछले 10 वर्ष के पेपर का एनालिसिस करेंगे, उसमें हम लोग चैप्टर वाइज डिस्कशन करने वाले हैं। अब चैप्टर वाइज कैसे, जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आप जैसे उठा लेते हैं, मान लीजिए कि टॉपिक उठाते हैं संविधान में, संविधान सभा से अगर लेके चलते हैं तो संविधान सभा से शुरुआत अगर आप करते हैं तो संविधान सभा, उसके बाद से उसके स्रोत, फिर स्रोत के बाद से प्रस्तावना, फिर उसके बाद से मूल अधिकार, फिर मूल अधिकार के बाद से आप ठीक इसी क्रम में चलेंगे तो मूल कर्तव्य, DPSP यानी राज्य की नीति निर्देशक तत्व, और उसी क्रम में आगे आप चलेंगे तो संघ सरकार, संघ की कार्यपालिका, विधायिका, ठीक वैसे ही राज्य सरकार। इस क्रम में हम लोग PYQ को पिछले जो 10 वर्षों में BPSC का ट्रेंड रहा है उसको समझने का प्रयास करेंगे और
उस पर डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो ये हमने आपको बताया फेज कि आप अगर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी अगर कर रहे हैं तो आपको कौन से शेड्यूल से और किस तरह से आपको चलना चाहिए उसके बारे में हमने बताया आपको। तो हम लोग पिछले 2013 से 2023 तक जितने बीपीएससी ने एग्जाम कंडक्ट कराए हैं उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पॉलिटी सेक्शन से डिस्कशन करने वाले हैं। तो आज से हम लोग का ये सीरीज शुरू हो रहा है, तो हम लोग शुरू करेंगे। उससे पहले मैं आपसे एक हाल ही में जो करंट में जो एक न्यूज़ चल रही है उसके बारे में डिस्कशन कर लेता हूं कि अभी हाल ही में पांच नए भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त हुआ है। 5 नए भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त हुआ है। और वो कौन कौन सी शास्त्रीय भाषाएं हैं जो हाल ही में मिला है? तो हाल ही में मिलने वाला है, पहला बांग्ला भाषा, दूसरा है मराठी, दूसरा आपका है मराठी यानी पहला है बांग्ला, दूसरा है मराठी, तीसरा है पाली, चौथा है प्राकृत और पांचवा है असमिया। ये 5 भाषाओं को हाल ही में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। यानी अब टोटल कुल 2024 में शास्त्रीय भाषाओं की संख्या कितनी हो गई? तो 2024 में कुल शास्त्रीय भाषाओं की संख्या हो गई आपका 11। अभी तक पहले शास्त्रीय भाषाओं की संख्या 6 थी, जिसमें सबसे पहले शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था तमिल भाषा को और लेटेस्ट उड़िया को दिया गया था। अब 2024 में टोटल कितने भाषाओं को? टोटल 5 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया हुआ है। तो टोटल अब 11 कुल भाषाएं हैं जिनको शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त हो गया है वर्तमान में। तो आज से हम लोग अपना बीपीएससी का जो पॉलिटी का सेक्शन है उसका पीवाईक्यू करना स्टार्ट करेंगे हम लोग। तो इससे पहले एक अतिरिक्त जानकारी और मैं साझा कर सकता हूं कि संविधान जब बनना शुरू हुआ तो कैसे बनना शुरू हुआ और बनने की प्रक्रिया क्या थी उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो इस क्रम में चलते हैं। तो जो मॉडर्न हिस्ट्री है उससे कुछ मिला जुला रूप है भारतीय संविधान का, क्योंकि जब आप देखेंगे जो भारत सरकार के ब्रिटिश सरकार के द्वारा 1935 का जो एक्ट पारित किया गया था, उससे पहले 1909 का किया गया था, 1919 का किया गया था, उससे पहले 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट जो आया था, वहां से लेकर संविधान बनना शुरू होता है। और मतलब वहां से चरणबद्ध रूप से ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो है अप्लाई की जाती है। लेकिन वर्तमान में जो संविधान बना स्वतंत्रता के बाद उसके पीछे की क्या कहानी है, तो उसके पीछे की कहानी हम लोग शुरू करेंगे कैबिनेट मिशन के द्वारा, कैबिनेट मिशन से। तो कैबिनेट मिशन आपका कब आया था? 1946 में। अब जब कैबिनेट मिशन 1946 में आया संविधान बनाने के लिए, तो इस असेंबली में चुनाव हुआ। तो टोटल कितने सीटों पर चुनाव होना था? 389 सीटें निर्धारित की गई। 389 सीटों में से 2 भागों में बांट दिया गया इसको। जो 93 सीटें थी वह देशी रियासतों के लिए छोड़ दिया गया और शेष सीटें जो बच रही हैं, जैसे 389 है और 93 देशी रियासत हो, तो आप अगर सीसेट का तैयारी कर रहे हैं तो इसमें से क्या कर लीजिए, घटा लीजिए। तो क्या हो जाएगा? 6 और 9 2, यानी टोटल 296 जो है ब्रिटिश भारत के लिए, ब्रिटिश इंडिया। तो 389 सीटों का रखा गया संविधान सभा में चुनाव के लिए, जिसमें से 296 सीटें ब्रिटिश इंडिया और 93 सीटें देशी रियासतों के लिए
तय की गई। इसमें से 296 में से 293 ब्रिटिश, 11 ब्रिटिश राज्यों से और 293 में से 11 ब्रिटिश स्टेट से, और शेष जो 4 थे वो जो कमिश्नरेट थे, जो आयुक्त, जिनको आप हिंदी में आयुक्त कह सकते हैं, उनसे लिए गए थे। तो ये टोटल सीटों का बंटवारा था, जिसमें जो चुनाव होना था वह कैसे होना था? अप्रत्यक्ष रूप से, यानी परोक्ष रूप से चुनाव नहीं होना था, पर अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होना था। तो अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव हुआ। इसमें सबसे ज्यादा सीटें जो मिली वह आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस को मिली। सबसे ज्यादा सीटें इंडियन नेशनल कांग्रेस को मिली इसमें। और आप जानते हैं जैसे कि संविधान सभा यहीं से बनना शुरू हुआ, संविधान सभा की शुरुआत यहीं से होती है। उसके बाद से क्या होता है? 9 दिसंबर सन 1946, यह कौन सा दिन है? जिस दिन डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को अस्थाई अध्यक्ष चुन लिया गया। अस्थाई अध्यक्ष चुन लिया गया किसका भाई? संविधान सभा का। तो संविधान सभा का अस्थाई अध्यक्ष चुन लिया गया 9 दिसंबर 1946 को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को। अब संविधान सभा का अध्यक्ष क्यों चुना गया? भाई संविधान सभा है, संविधान बनने जा रही है, संविधान बन रहा है, उसके लिए अलग अलग विभिन्न विभिन्न समितियों का निर्माण हुआ था। सभी समितियों में अलग अलग अध्यक्ष से सदस्य थे। तो उसके चर्चा के लिए, उसके सीटिंग के लिए कोई तो अधिकारी होना चाहिए। तो उसके लिए 9 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा जी को चुन लिया गया। ठीक इसके 2 दिन बाद, यानी आप चलते हैं, अगर हम चलते हैं 11 दिसंबर की तरफ, तो 11 दिसंबर 1946 ये कौन सा दिन था? ये वह दिन था जिस दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया। अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया। तो ये 2 डेट आप इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया, यानी सभा का, संविधान सभा का जो भी चर्चाएं होती थी उसकी अध्यक्षता कौन करते थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब बात आती है कि संविधान सभा 2 तरह से कार्य कर रही थी। अब 2 तरह से कैसे कार्य कर रही थी? एक तो संविधान बनाने के लिए कार्य कर रही थी, और एक केंद्रीय लेजिस्लेटिव की तरफ भी कार्य कर रही थी, केंद्रीय विधायिका की तरफ भी। तो केंद्रीय विधायिका की तरह कार्य जब कर रही थी तो उसके लिए भी, तो जैसे इस समय केंद्रीय विधायिका में मान लीजिए कि लोकसभा है, तो लोकसभा निचला सदन है। अब लोकसभा के संचालन के लिए कोई पीठासीन अधिकारी होता है। तो पीठासीन अधिकारी कौन होता है? लोकसभा अध्यक्ष होता है। अगर लोकसभा अध्यक्ष ना हो तो लोकसभा उपाध्यक्ष होता है। ठीक उस समय भी जो विधायिका की काम हो रही थी, यानी लेजिस्लेचर की तरह जब संविधान सभा काम कर रही थी, तो उसके लिए कौन अध्यक्षता कर रहे थे? तो उसके लिए कर रहे थे जी.भी. मालवंकर, यानी गणेश वासुदेव मालवंकर। तो गणेश वासुदेव मालवंकर जी किस तरह से काम कर रहे थे? ये अध्यक्षता कर रहे थे। अध्यक्षता यानी किस चीज की अध्यक्षता? जब संविधान सभा किस तरह से काम कर रही थी? लेजिस्लेटिव की तरह जब काम कर रही थी, अर्थात विधान बनाने की तरफ, यानी विधायिका की तरह जब कार्य कर रही थी, तो उसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? गणेश वासुदेव मालवंकर कर रहे थे। अब इस तरह से एक क्वेश्चन, एक प्रश्न आपका और ये भी बन सकता है कि लोकसभा के सबसे पहले स्पीकर
पूछा जा सकता है कि लोकसभा के सबसे पहले अध्यक्ष कौन थे, और लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, गणेश वासुदेव मालवणकर। तो ठीक साथ है, जब यही संविधान सभा, देखिए यही जब संविधान बनाने की तरफ काम कर रही थी तो उस चर्चा में अध्यक्षता कर रहे थे कौन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और जब विधायिका जैसे कार्य कर रही थी तो उसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे, गणेश वासुदेव मालवणकर। ठीक इसके आगे 9-11 तारीख तो हो गया, उसके 2 दिन, ठीक 2 दिन बाद अर्थात 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, जो कि देश के प्रथम प्रधानमंत्री बने, उन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा के सामने प्रस्तुत किया। क्या, उद्देश्य प्रस्ताव। तो उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। इस उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा ने कब, 22 जनवरी सन 1947 को क्या कर लिया, अपना लिया, मतलब मान लिया। तो इस दिन उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया 22 जनवरी 1947 को। तो ये मैं ब्रीफ में बताया हूं। आगे हम लोग प्रत्येक प्रश्न में जो क्वेश्चन आएगा, जो प्रश्न आएगा उसका विस्तृत हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलते हम लोग आगे अपने जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उस पे हम लोग चलेंगे। तो इससे जाने से पहले हम लोग देख सकते हैं जो पहला क्वेश्चन है हमारा, पहला क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं इसमें, जैसे संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी। जैसा कि मैं अभी पहले आपको डिस्कशन में बता भी चुका हूं, तो संविधान सभा की प्रथम बैठक यानी पहली बैठक कब संपन्न हुई थी। तो जैसे 4 डेट दिया गया है, 9 दिसंबर 1946, 15 अगस्त 1947, 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1946। तो हम प्रत्येक ऑप्शन को चेक करते हैं। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी, ये मैं पहले ही बताया हूं आपको। और इसी दिन 9 दिसंबर 1946 को ही क्या हुआ था, अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुन लिया गया था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को संविधान सभा का अध्यक्ष। तो ऑप्शन संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई उसके अनुसार तो ऐसा ही है, लेकिन हम प्रत्येक ऑप्शन का विश्लेषण करेंगे। तो उसमें देखेंगे दूसरा ऑप्शन क्या है, 15 अगस्त 1947। तो 15 अगस्त 1947 को हुआ क्या था, तो 15 अगस्त 1947 को आप देखेंगे तो 15 अगस्त 1947 को हमारा देश क्या हुआ था, स्वतंत्र हुआ था। यानी भारत स्वतंत्र कब हुआ, 15 अगस्त 1947 को, दूसरे ऑप्शन के अनुसार। वैसे ही हम तीसरे ऑप्शन का अगर विश्लेषण करें तो तीसरे ऑप्शन का विश्लेषण करते हैं 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 का वह दिन है जिस दिन पूरा संविधान जो है बनकर तैयार हो गया था, और इसी दिन संविधान को क्या किया गया, अंगीकृत किया गया। इसीलिए इस दिन यानी प्रत्येक 26 नवंबर को प्रत्येक वर्ष क्या बनाया जाता है, संविधान दिवस के रूप में भी बनाया जाता है। संविधान दिवस के रूप में भी मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को, क्योंकि इसी दिन संविधान के प्रस्तावना पर संविधान सभा के सदस्यों के द्वारा हस्ताक्षर कर दिया गया था और संविधान को अंगीकृत कर लिया गया था 26 नवंबर 1949 को। तो ये है आपका सही आंसर। तो जैसे मैंने पहले बताया कि 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता जो है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी ने किया था और अस्थायी अध्यक्ष थे। 11 दिसंबर 1946 को हमने बताया कि राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध रूप से अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया था। और ठीक इसके 2 दिन बाद यानी 13 दिसंबर को क्या किया गया, तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया था संविधान सभा के सामने, जिसको 22 जनवरी 1947 को अपना लिया गया। ठीक, आगे हम लोग चलते हैं। और दोस्तों ये हमारा नोटबुक आईएएस की तरफ से एक इनिशिएटिव शुरू किया गया है, जो प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। जो ऑफलाइन है वो आप प्राइस देख सकते हैं उसका, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा। आप ऑनलाइन भी इसको परचेज कर सकते हैं और ऑनलाइन भी परचेज कर, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों दे सकते हैं टेस्ट को। तो आप यहाँ से जाके डिस्क्रिप्शन लिंक से परचेज कर सकते हैं इसको। आप ऑफलाइन जो इसका सेंटर है, नोट्सबुक का सेंटर है, वहाँ पे जाके ऑफलाइन टेस्ट में ज्वाइन कर सकते हैं, और ऑनलाइन आप डायरेक्ट ऐप के माध्यम से भी टेस्ट ज्वाइन कर सकते हैं, टेस्ट में ले सकते हैं। जैसे कि आप जान ही चुके हैं कि प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन और एमसीक्यू किसी भी
कॉम्पिटिटिव यानी प्रतियोगी परीक्षा के लिए कितना महत्वपूर्ण है। तो इसके इंसेंटिव से आगे की तरफ अगर हम देखें तो ये अब नोट्सबुक की तरफ से जो टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कराई जा रही है ये बहुत ही अच्छा मटेरियल्स है, और आप इसके लिए टेलीग्राम चैनल है उस पर भी जोड़ सकते हैं। ये ऐप का स्कैनिंग है, इसको स्कैन कर सकते हैं आप, तो इस माध्यम से आप अधिक से अधिक जुड़ें ताकि आपको तैयारी में बहुत अच्छा एक हेल्प मिलेगा। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन में इसी समय। अगला क्वेश्चन क्या है कि संविधान सभा को बनाने में कितना समय लगा। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि संविधान बनना शुरू कब हुआ, तो हम लोगों को पता है कि संविधान बनना शुरू हुआ कैबिनेट मिशन के आने के बाद, जैसे कि मैं पहले ही बता चुका हूं इस सेशन में। तो कैबिनेट मिशन के आने बाद संविधान सभा बनाना शुरू हुआ और संविधान बनकर तैयार हुआ कब, 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को। इसमें विभिन्न विभिन्न समितियों ने हिस्सा लिया था और कई बड़ी समितियां, कई छोटी समितियों ने मिलकर संविधान बनाने का कार्य किया और अलग अलग सोर्स लिए गए थे, अलग अलग देशों से सोर्स इसमें लिए गए थे, तब संविधान बनकर तैयार हुआ। तो कितना समय लगा था? पहला ऑप्शन है आपका 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, दूसरा ऑप्शन है 1 वर्ष 10 माह 12 दिन, तीसरा है 2 वर्ष 10 माह 5 दिन, और चौथा है उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हुआ, उसका बनकर तैयार होने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय टोटल लगा था। तो यह विश्व का सबसे बड़ा एक लिखित संविधान है और दस्तावेज है। वैसे ही अगर हम अमेरिका के संविधान की बात करें, यूएसए की, तो यूएसए के संविधान बनने में मात्र 4 माह का समय लगा। यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका का जो संविधान बनकर तैयार हुआ, वो संविधान बनकर तैयार होने में 4 माह का समय लगा। कनाडा, तो कनाडा का संविधान बनने में 2 साल से थोड़ा सा समय ज्यादा लगा था। तो और सबसे ज्यादा जो संविधान बनकर तैयार होने में समय लगा वो आपका ऑस्ट्रेलिया का। ऑस्ट्रेलिया का संविधान बनकर तैयार होने में 9 मंथ का समय टोटल लगा था। तो आप देख सकते हैं भारतीय संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। हाँ, बिल्कुल 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। उसके बाद से ऑस्ट्रेलिया का, जैसे मैंने बताया कि 9 मंथ लगा था, और जो पूरा यूएसए का 4 मंथ लगा था, और सॉरी ऑस्ट्रेलिया का 9 मंथ मैंने बताया, 9 ईयर्स लगा था, सॉरी। तो ऑस्ट्रेलिया का संविधान बनकर तैयार होने में 9 ईयर्स का समय लगा था, और आपका यूएसए में देख सकते हैं 4 माह लगा था। और अगर संविधान की बात की जाए तो सबसे पहला संविधान जो बना था, लिखित संविधान, कहाँ का बना था बताइए तो? फ्रांस का, जी। तो सबसे पहला संविधान बनकर तैयार हुआ फ्रांस का। और जो ब्रिटेन का संविधान है वो कैसा है? अलिखित संविधान है। तो चलते हैं आगे, हम लोग इसका देखते हैं। भारतीय संविधान के निर्माण में अंकित होने में कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई, अंतिम 26 नवंबर 1949 को हुआ। तो ऐसा कि, और कुल कितने दिनों तक इस पर विचार हुआ? तो कितना दिन विचार हुआ था? 114 दिन तक विचार हुआ था। और इसमें कुल कितने रुपये का व्यय हुआ था संविधान बनने में? भारतीय संविधान को बनने में कुल कितने रुपए का व्यय हुआ था? तो 64 लाख रुपए लगे थे। 64 लाख रुपए का खर्चा आया था। चलिए आगे इसी क्रम में हम देखें। अगला क्वेश्चन हमारा है कि संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि, मतलब 26 जनवरी को ही संविधान लागू क्यों किया गया? जैसे कि मैंने तो बताया अभी आपको कि 26 नवंबर 1949 इस दिन तो संविधान बनकर तैयार हो गया था, और इस दिन अंगीकृत भी हो गया था, सदस्यों के हस्ताक्षर भी हो गए थे, और बहुत सारे अनुच्छेद तो इसी दिन लागू हो गए थे। फिर ऐसी क्या बात थी कि 26 नवंबर को गणतंत्र न होकर 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र बनाया गया और संविधान पूर्णतः इस दिन लागू किया गया? आखिर क्या बात थी? तो इसका मेन जो है मुख्य कारण था 1929 का 1929 में लाहौर अधिवेशन। शायद आप अगर आधुनिक भारत पढ़े होंगे इतिहास में तो उसमें आपको जानकारी मिली होगी कि कांग्रेस का अधिवेशन था, लाहौर अधिवेशन।
तो लाहौर अधिवेशन में 1929 में, लाहौर अधिवेशन में जिसकी अध्यक्षता किसने किया था, जिसकी अध्यक्षता किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने, जवाहरलाल नेहरू। तो 1929 के लाहौर अधिवेशन में ही यह तय किया गया कि आने वाले 26 जनवरी 1930 को क्या किया जाएगा? स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तभी से प्रत्येक 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाता था। यही कारण है कि हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को ही बनकर तैयार हो गया, लेकिन उसको लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को, ताकि वह दिन जो लाहौर अधिवेशन में निर्णय लिया गया था और 26 जनवरी 1930 से स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाता था, वह दिवस हमेशा याद रहे, तो इसके लिए बनाया जाता है। तो अब जैसे हम देखते हैं इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। जैसे पहला है, कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। दूसरा ऑप्शन है, इस तिथि को 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था। जी नहीं, बिल्कुल ये तो गलत है। तीसरा, यह एक शुभ दिन था। शुभ दिन तो सब है भाई। उपयुक्त में से कोई नहीं, ये भी गलत। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए वाला, यानी ऑप्शन ए आपका सही है। क्यों? क्योंकि कांग्रेस ने, कौन सा कांग्रेस? इंडियन नेशनल कांग्रेस, INC, जिसका गठन कब हुआ था? 1885 में। किसने किया था? A.O. ह्यूम। किसने किया था? A.O. ह्यूम ने। तो उसकी अधिवेशन हो रही थी 1929 में, लाहौर अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने किया था। उसमें निर्णय लिया गया था कि 26 जनवरी 1930 को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन 53वां और 55वां दोनों बीपीएससी में पूछ चुका है 2011 में। तो आप जैसे देख सकते हैं ऑप्शन ए सही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में दिसंबर 1929 में पूर्ण स्वराज्य की घोषणा की गई थी। 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्र दिवस के रूप में मनाए जाने के लिए संकल्प लिया गया था। यही कारण है कि 15 अगस्त 1947 को देश तो स्वतंत्र 15 अगस्त 1947 को हो गया, लेकिन चूंकि 26 जनवरी की स्थिति को अविस्मरणीय बनाने के लिए हमारे संविधान निर्माताओं ने 26 जनवरी 1950 को हमारे संविधान को पूर्णतः लागू किया। हालांकि आंशिक रूप से संविधान 26 नवंबर 1949 को लागू हो गया था, क्योंकि उस दिन सदस्यों के द्वारा सिग्नेचर, हस्ताक्षर हो गए थे। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत का संविधान किसके द्वारा ग्रहण किया गया था? अच्छा, इसमें हम एक चीज और इंक्लूड कर सकते हैं क्वेश्चन में थोड़ा सा। क्या आप देख सकते हैं कि हमारा संविधान जो है, जैसे कि मैंने बताया कि 26 नवंबर 1949, इसमें एक चीज और हम देख सकते हैं कि 24 जनवरी 1950, इससे पहले एक डेट और देख सकते हैं 22 जनवरी 1947। इस दिन क्या हुआ था? तो राष्ट्रीय जो तिरंगा है, राष्ट्रीय तिरंगा, उसको अपनाया गया था। कब? 22 जनवरी 1947 को। 24 जनवरी 1950 को क्या हुआ था भाई? तो 24 जनवरी 1950 को ही देश के फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनको क्या चुन लिया गया था? प्रेसिडेंट चुना गया था 24 जनवरी 1950 को। अच्छा, इसी क्रम में आगे देखें तो 25 जनवरी को क्या हुआ था 1950 को? तो भारतीय निर्वाचन आयोग, भारतीय निर्वाचन आयोग, भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी। अच्छा, 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को हमारा देश क्या हुआ? गणतंत्र। गणतंत्र का मतलब इस दिन पूर्णतः जो कॉन्स्टिट्यूशन था, यानी संविधान था, वो क्या हो गया? लागू हो गया पूर्ण रूप से। तो ये कुछ महत्वपूर्ण डेट थे। अच्छा, एक और हम देख सकते हैं कि 28 जनवरी 1950 को क्या हुआ? तो 28 जनवरी 1950 को, 28 जनवरी 1950 को क्या हुआ था?
क्या हुआ था 28 जनवरी 1950 को? तो 28 जनवरी 1950 को सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 28 जनवरी 1950 को की गई थी। तो चलिए हम लोग अपने प्रश्न में देखते हैं, भारत का संविधान किसके द्वारा ग्रहण किया गया था? पहला ऑप्शन है गवर्नर जनरल के द्वारा, ब्रिटिश संसद के द्वारा, संविधान सभा के द्वारा, भारत की संसद के द्वारा, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका चर्चा हम लोग पहले कर चुके हैं, आप लोग बताएं तो कौन सा ऑप्शन? डी? नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ, संविधान सभा के द्वारा, क्योंकि मैं बताया था कि 1946 में कैबिनेट मिशन के द्वारा संविधान सभा का गठन किया गया और उसके बाद से संविधान बनाने का कार्य शुरू हुआ अलग अलग समितियों के द्वारा, और जाके 26 नवंबर 1949 को यह संविधान तैयार हुआ। तो संविधान सभा के द्वारा हमारा भारतीय संविधान ग्रहण किया गया था। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जो है डेट है जो आपको याद रखना चाहिए। आगे हम चल, जैसे इसका आंसर सी था, भारतीय संविधान सभा द्वारा ग्रहण किया गया था। 9 दिसंबर 1946 को केंद्रीय कक्ष में क्या हुई थी? प्रथम बैठक हुई थी और अस्थायी अध्यक्ष हम पहले ही बता चुके हैं आपको 11 दिसंबर में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, 26 नवंबर 1949 को अंतिम रूप। तो ये हम लोग पहले चर्चा कर चुके हैं। आगे चले, अगला क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया, बताएं आप लोग। हाँ भाई, फटाफट बताएं। हाँ, देखिए जैसे ऑप्शन पहला क्या है? 26 नवंबर 1949, दूसरा है 15 अगस्त 1949, तीसरा है 2 अक्टूबर 1949 और चौथा है 15 नवंबर 1949। कौन सा ऑप्शन सही होगा? कौन सा ऑप्शन सही होगा? हाँ, पहला 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा क्या किया गया? अंगीकृत किया गया। ठीक, ये कब पूछा गया है? 38वीं बीपीएससी में पूछा गया है। तो देख सकते हैं आप कि उद्देशिका प्रस्तावना में उल्लेख किया गया है 26 नवंबर 1949 को सदस्यों के द्वारा अंगीकृत, नियमित और आत्मर्पित किया गया था और 26 नवंबर 1949 को ही ये मनाया जाता है, इसलिए संविधान दिवस में मनाया जाता है, जो हम लोग चर्चा कर चुके हैं। लेकिन पूर्ण रूप से क्रियाशील होने की तिथि 26 जनवरी 1950 है। तो ये हम लोग पहले चर्चा कर चुके हैं। आगे चले, अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान को अपनाया गया था, जो कि अभी हम लोगों ने कुछ समय पहले देखा था। तो ये हम लोग चर्चा कर चुके हैं, संविधान सभा द्वारा, ब्रिटिश संसद द्वारा, गवर्नर जनरल द्वारा, भारतीय संसद द्वारा। तो किसके द्वारा? संविधान सभा के द्वारा। तो 11वें अधिवेशन में भारतीय संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। आगे, भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है? ये भी आप लोग बताएं, कमेंट बॉक्स में बताएं आप। भारतीय संविधान दिवस, कॉन्स्टिट्यूशनल डे, कब मनाया जाता है? हाँ, 26 अक्टूबर, 26 जनवरी, 26 नवंबर, 15 अगस्त। कब अपनाया गया था? 26 नवंबर 1949, इसी दिन अंकित किया गया था, इसलिए इस दिवस को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक, तो ये हम लोग पहले ही इस पर चर्चा कर चुके हैं हम लोग। आगे देखें, अगला क्वेश्चन 29 अगस्त 1947 को, अब ये क्वेश्चन आपका संविधान के जो समितियां थी, अलग अलग समितियां जो बनी थी संविधान बनाने में, उससे क्वेश्चन है। 29 अगस्त 1947 को संविधान की लेखन समिति गठित की गई, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और अन्य 6 सदस्य थे। अच्छा, लेखन समिति क्या थी? इसको आप लोग जानते हैं, प्रारूप समिति। तो प्रारूप समिति की कब बनाई गई थी? 29 अगस्त 1947 को, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। ये कितने सदस्यों वाली समिति थी? 7 सदस्यों वाली। इसमें कितने मेंबर थे? 7 मेंबर। तो 7 सदस्यों वाली ये समिति थी। एक अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और 6 अन्य सदस्य थे। तो इसमें कहा रहा है कि इनमें से कौन इस समिति के सदस्य नहीं थे। जैसे देखिए, एन गोपालास्वामी अयंगर, जवाहरलाल नेहरू, कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। तो इसमें से ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो सही होगा, जवाहरलाल नेहरू। यानी जवाहरलाल नेहरू जो है वो प्रारूप
प्रारूप समिति के ना ही सदस्य थे और ना ही अध्यक्ष थे। तो संघ संविधान समिति जो थी, संघ संविधान समिति, इसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। प्रांतीय संविधान समिति अगर देखा जाए तो प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। तो इस तरह से आपका आंसर क्या होगा इसके अकॉर्डिंग, ये होगा। और एन गोपाल स्वामी अयंगर इसके सदस्य थे प्रारूप समिति के। कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी जी थे, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर भी थे। अब इसमें से 2 लोग चले गए भी गए थे जो प्रारूप समिति थी, अन्य 2 लोग उसमें अजुड़े थे। तो देखते हैं हम लोग, संवैधानिक BN राव द्वारा तैयार किया गया था ड्राफ्ट कमेटी के द्वारा, तो प्रारूप समिति कहा जाता है, ड्राफ्टिंग कमेटी कहा जाता है। 6 अन्य सदस्य थे, इसमें गोपाला स्वामी अयंगर, कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी थे, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे, सैयद मोहम्मद सादुल्लाह थे, BL मित्र थे और DP खेतान थे। इसमें से 2 लोग BL मित्र और इनके स्थान पर कौन आए? N माधवराव आए और DP खेतान 1948 में इनकी डेथ हो गई। तो TT कृष्णामाचारी इस समिति में शामिल हुए थे। जवाहरलाल नेहरू जो है इस समिति के सदस्य नहीं थे, जैसा कि मैंने बताया। तो इस संविधान निर्माण में कुछ बड़ी समितियां थी और कुछ छोटी भी समितियां थी। तो जो बड़ी समितियां थी वो बहुत महत्वपूर्ण है, उसको आप देख सकते हैं। जैसे बड़ी समितियों में कौन? संघ शक्ति समिति, संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू जी थे। संघीय संविधान समिति के जवाहरलाल नेहरू जी थे। प्रांतीय संविधान समिति, जैसे कि मैंने अभी बताया, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। और प्रारूप समिति के डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे। 29 अगस्त 1947 को यह समिति बनी हुई थी। मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यक, जनजाति, बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए सलाहकार समिति में सरदार वल्लभ भाई पटेल ही थे। तो इस समिति में मौलिक अधिकारों में भी अन्य 5 समितियां थी जो आप देख सकते हैं अलग अलग, तो ये आपको देख सकते हैं। आगे प्रक्रिया नियम समिति, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। वैसे जवाहरलाल नेहरू राज्यों के लिए जो समिति थी समझौते करने वाली, जवाहरलाल नेहरू थे। संचालन समिति जो छोटी समिति थी, संचालन समिति के भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो फिर वित्त कर्मचारी समिति में भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। तो ये कुछ महत्वपूर्ण समितियां थी जो आप संविधान बना था संविधान सभा में, तो संविधान बनाने में महत्वपूर्ण इनका योगदान रहा। राष्ट्रीय ध्वज संबंधी तदर्व समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इसी क्रम में आगे हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा, अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में मौजूद निर्देशक सिद्धांतों की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? अब चूंकि ये स्रोत है, अलग अलग देशों से स्रोत लिए गए, जैसा कि मैं पहले ही बताया 1935 का एक्ट हो गया, या विश्व के अलग अलग देशों से कुछ कुछ भागों को ये नहीं कि टू कॉपी कर लिया गया, हमारे देश की परिस्थितियां, भौगोलिक और सामाजिक परिस्थितियों के अनुसार उसको बनाया गया। अब कैसे? जैसे देखिए, भारतीय संविधान में मौजूद निर्देशक सिद्धांतों की अवधारणा कहां से ली गई? निर्देशक सिद्धांत कौन है? DPSP। जब हम लोग DPSP पढ़ेंगे तो देखेंगे ये किस संविधान जो बना है उसके किस भाग में वर्णन है? भाग 4 में। अनुच्छेद कितना है? 36 से 51। तो कहां से लिया गया था? आयरलैंड, इंग्लैंड, स्विट्जरलैंड। कहां से लिया गया था? तो आप जानते हैं कि कहां से लिया गया था? आयरलैंड से लिया गया था। अच्छा, इंग्लैंड से क्या क्या लिया गया था भाई? तो इंग्लैंड से लिया गया था एकल नागरिकता, एकल नागरिकता का प्रावधान कहां से लिया गया था? इंग्लैंड से लिया गया था। संसदीय शासन, संसदीय शासन, तो संसदीय शासन भी इंग्लैंड से लिया गया था। और अगर वही देखा जाए मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, तो मौलिक अधिकार कहां से लिया गया था? मौलिक अधिकार आपका USA से लिया गया था। उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट, यह भी USA से लिया गया था। सर्वोच्च न्यायालय, ये भी USA की अवधारणा है। वैसे ही फंडामेंटल ड्यूटीज जो है, मौलिक कर्तव्य, ये कहां की अवधारणा है? USSR की, यानी रसिया की। वैसे ही हम लोग देखेंगे कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया, संविधान
संशोधन की प्रक्रिया ये कहां से ली गई है? साउथ अफ्रीका के संविधान से लिया गया है, साउथ अफ्रीका से लिया गया है। तो विभिन्न देशों से स्रोत लिए गए हैं संविधान जब बनाए गए थे। तो ये हम लोग देखेंगे। उसके बाद से हम लोग मौलिक कर्तव्य, अच्छा मौलिक कर्तव्य के बारे में बता दूं कि जब हमारा देश का संविधान बनकर तैयार हुआ था 26 नवंबर को, तो उस समय मौलिक कर्तव्य हमारे संविधान में नहीं थे। उस समय मौलिक कर्तव्य नहीं थे। तो मौलिक कर्तव्य कब आए, कैसे आए? तो मौलिक कर्तव्य का जो हम लोग डिस्कशन करेंगे, तो उसमें यहाँ पे केवल शॉर्ट में बता दूं कि मौलिक कर्तव्य जो है सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर, सरदार स्वर्ण सिंह समिति, इसके सिफारिश पर कब? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976, 42वां संवैधानिक संशोधन 1976 के द्वारा हमारे संविधान में, संविधान का जो भाग 4 है उसमें भाग 4 में भाग 4 को जोड़ा गया और अनुच्छेद 51A या 51 क जोड़ा गया। तो उसमें मौलिक कर्तव्य, जो कि उस समय मौलिक कर्तव्यों की संख्या, सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने कितने मौलिक कर्तव्यों की संख्या की सिफारिश की थी? 8, लेकिन सरकार ने कितना मौलिक कर्तव्य जोड़ा? 10। अब मौलिक कर्तव्यों की संख्या के बारे में बात की जाए तो अब मौलिक कर्तव्यों की संख्या हो गई कितनी है? 11। तो 11वां लेटेस्ट जोड़ा गया है 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 के द्वारा। तो मौलिक कर्तव्यों की संख्या भी 11 है। तो संविधान जब बनकर तैयार हुआ था तो यह हिस्सा जो मौलिक कर्तव्य वाला है वह संविधान में नहीं था, ये बाद में लिया गया। तो आगे इसी क्रम में देखें, जैसे मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया था, उच्चतम न्यायालय, उपराष्ट्रपति के पद, जैसे मैंने बताया, प्रस्तावना की भाषा जो है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची जो ली गई थी, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक जो आर्टिकल 108 के तहत होता है, ये सब हम लोग आगे चर्चा करेंगे। मूल कर्तव्य जो है वो रशिया सोवियत संघ से लिया गया था। प्रस्तावना में न्याय, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, ये सब रशिया से लिया गया था। साउथ अफ्रीका के संविधान से संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली गई थी। ठीक वैसे ही आयरलैंड के संविधान से डीपीएसपी लिया गया था। और राज्यसभा में जो 12 सदस्यों का नॉमिनेट करते हैं प्रेसिडेंट, उनका भी ये कहां से लिया गया था? ये मनोनयन की प्रक्रिया ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। फ्रांस के संविधान से गणतंत्रात्मक प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व का सिद्धांत लिया गया था। कनाडा से के संविधान से लिया गया था अवशिष्ट शक्तियों का होना, ये कनाडा के संविधान से लिया गया था। तो ये सारी चीजें अलग अलग देशों के संविधान से, जैसे जापान के संविधान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ली गई थी। एकल नागरिकता ब्रिटेन के संविधान से लिया गया था। संसदीय शासन ब्रिटेन के संविधान से लिया गया था। फिर भारत शासन अधिनियम से राज्यपाल का कार्यालय जो है लिया गया था। लोक सेवा आयोग, न्यायपालिका, आपातकालीन उपबंध, ये सब कहां से लिया गया था? भारत शासन अधिनियम से लिया गया था। फिर अध्यादेश की बात की जाती है, जो आर्टिकल 123 के तहत अध्यादेश लगाया जाता है। तो अध्यादेश भी कहां से लिया गया था? आपका 1935 एक्ट से। ठीक, आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के विचार का संदर्भ किस देश से लिया गया है? मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, जी कौन कौन ऑप्शन है? कनाडा, आयरलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम। तो कहां से लिया गया था? तो हम देखें मौलिक अधिकार कहां से लिया गया है। अभी हम लोग देखें संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया था, यूएसए के संविधान से लिया गया था। आयरलैंड से क्या लिया गया था? डीपीएसपी आयरलैंड से। कनाडा से क्या लिया गया था? अवशिष्ट शक्तियों का होना, संविधान में अवशिष्ट जो शक्तियां हैं वह कनाडा से लिया गया था। यूनाइटेड किंगडम से क्या लिया गया था? एकल नागरिकता। और क्या लिया गया था? संसदीय शासन। तो इस तरह से इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? संयुक्त राज्य अमेरिका। तो संयुक्त राज्य अमेरिका से और क्या लिया गया था? मौलिक अधिकार लिया गया, उपराष्ट्रपति का पद लिया गया, उसके बाद से हमारा प्रस्तावना लिया गया संविधान में, ये सब संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं। फिर न्यायपालिका ली गई, ये सारी चीज है। तो जैसे अब अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, इस मिलान करने वाला क्वेश्चन है, प्रश्न है। इसमें आप देखिए, कहा है सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए और नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करते हुए उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में संविधान के मद लिए गए हैं, कौन कौन सा प्रावधान है, और सूची 2 में किन किन देशों से लिया गया है। बताइए कौन सा आंसर सही होगा? कौन सा ऑप्शन सही है?
जैसे पहला है इसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्व, दूसरा है मौलिक अधिकार, तीसरा संघ और राज्यों के बीच संबंध, और चौथा है भारत राज्यों का संघ जिसमें केंद्र को अधिक शक्तियां प्रदान की गई है। बताएं। और इधर है ऑस्ट्रेलिया का सिद्धांत, कनाडा, आयरलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका, क्या होगा? और ऐसे ऑप्शन दिया है ABCD, बताइए। तो देखिए राज्य के नीति निर्देशक जो तत्व है हम पहले ही जानते हैं कहां से लिया गया है, आयरलैंड से। इसका मतलब एक जगह पर तो 3 होगा, एक जगह पर 3 कौन है? तो एक जगह पर 2 जगह 3 है, एक यहां पे है और एक यहां पे है, तो 2 ऑप्शन तो हमारा कट हो गया, पहला ऑप्शन और तीसरा ऑप्शन कट हो गया। अब बचा 2 ऑप्शन, तो इसमें हम देखेंगे आगे मौलिक अधिकार कहाँ के संविधान से लिया गया है, तो अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि USA के संविधान से, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो कहाँ है? 4 में। इसका मतलब B के पास क्या होगा? 4, तो B के पास 4 दोनों में है, यहां पर भी है यहां पर भी है, ठीक, कोई बात नहीं। आगे चलें। संघ और राज्यों के बीच संबंध, समवर्ती सूची, तो समवर्ती सूची कहां से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। इसका मतलब C की जगह पर 1 होगा, तो C की जगह पर 1 कहां है? इसमें तो C की जगह पर 2 है, इसका मतलब ये भी ऑप्शन गलत हो गया। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन हमारा सही हुआ है इसके अकॉर्डिंग? चौथा ऑप्शन, यानी संघ और राज्यों के बीच संबंध समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के सिद्धांत से। अब D वाला भारत राज्यों का संघ जिसमें केंद्र को अधिक शक्ति प्रदान की गई है, कनाडा से लिया गया है, अवशिष्ट शक्तियां भी कनाडा से लिया गया है। तो इस तरह से इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन D हुआ। 3, 4, 1, 2, यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व 3 आयरलैंड से, मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से, संघ और राज्यों के बीच संबंध समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के सिद्धांत से, और राज्य जिसमें केंद्र को अधिक शक्ति प्रदान की गई है, अवशिष्ट शक्तियां, ये कनाडा के संविधान से लिया गया है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निर्धारक सिद्धांत का वर्णन है। भारतीय संविधान की यह बात विश्व के किस देश के संविधान से प्रेरित और प्रभावित है? आप बताएं इसका क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर बताएं फटाफट भाई। इसका आंसर क्या होगा? अभी हम लोगों ने चर्चा किया है। पहला ऑप्शन है कनाडा, दूसरा ऑस्ट्रेलिया, तीसरा अमेरिका, चौथा आयरलैंड। कौन सा होगा ऑप्शन? तो क्या है? भाग 4। भाग 4 यानी आर्टिकल्स देखा जाए कहां से कहां तक? 36 to 51। राज्य के नीति निर्देशक तत्व तो कहां के संविधान से लिया गया है? कहां के संविधान से राज्य के नीति निर्देशक तत्व DPSP कहां से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से। ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची, अमेरिका से न्यायपालिका, प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, कनाडा से अवशिष्ट शक्तियों का होना। ठीक, आगे चलते हैं हम लोग। जनहित याचिका PIL, तो PIL की जो अवधारणा है वो कहां से ली गई है? तो अभी हम लोग न्यायपालिका पढ़ रहे थे, कहां से ली गई होगी? अमेरिकी गणराज्य USA से ली गई है। ठीक है, इसी क्रम में अगला क्वेश्चन हमारा, तो जनहित याचिका बढ़ाने के लिए कहां से लिया गया? अमेरिका के न्यायशास्त्रों में लिया गया है। आगे हम लोग देखते हैं। तो दोस्तों ये हमारा जो है, इस तरह से हम लोगों ने आज के सेशन का, आशा करते हैं कि आप लोगों को ये जो PYQ का जो सेशन है वह अच्छे से पसंद आया होगा। और इस तरह से आपका पूरा लगभग संविधान, देखिए संविधान तो हम लोग पढ़ नहीं रहे हैं बल्कि उसका प्रैक्टिस कर रहे हैं। इसका मतलब अगर आप एक बार पढ़ लिए हो तो इस सेशन को देखने से आपका पूरा रिवाइज हो जाएगा। इसको देखने से आपका पूरा का पूरा जो कॉन्स्टिट्यूशन है रिवाइज होगा, इसकी गारंटी मैं लेता हूं पूरा। इसलिए रोज आप लोग इस सेशन में ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े, जितना ज़्यादा जुड़ेंगे उतना ही मुझे अत्यधिक हौसला मिलेगा और मैं और अच्छे तरीके से आपको पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को कवर कराऊंगा पूरे BPSC के लिए। और कॉन्स्टिट्यूशन से तो बिल्कुल क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं, ये गारंटी है, क्योंकि जो भी मैं PYQ लेके आऊंगा उसका विस्तृत चर्चा होगा। और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करेंगे और हमारे जो टेस्ट सीरीज है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े तो आपको लाभ मिलेगा और सबसे कम प्राइस में मिलने वाला है, तो इसलिए आप लोग लाभ ले सकते हैं। दूसरा चीज़, अगर आपको पूरे सेशन की PDF चाहिए तो आप इस टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। यह है हमारा टेलीग्राम चैनल, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें, शेयर करें। आपको जितने भी स्टडी मटेरियल्स हैं आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं और सभी विषयों के, हम तो पॉलिटी को कवर करेंगे, सभी विषयों पर चर्चा की जाएगी। अलग अलग जो अध्यापक हैं हमारे, फैकल्टीज जो हैं उनके द्वारा।
इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा, जितना ज़्यादा शेयर करेंगे हमको भी एक आत्मबल मिलेगा, और ज़्यादा और अत्यधिक मैं कोशिश करूँगा कि और अच्छे से डिस्कशन किया जाए इस पे, पूरे पॉलिटी के जो क्वेश्चन है उस पे। तो हम लोग आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं, और फिर से हम लोग अगले टॉपिक पर, अगले चैप्टर पर जो पूछा गया है बीपीएससी एग्जाम परीक्षा में, उस पर चर्चा करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। आज का सेशन हम यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद।